अंतरिक्ष को हम कैसे जानते हैं? एक जाने माने वैज्ञानिक एक बार कहीं अपने लेक्चर दे रहे थे। अपने लेक्चर में उन्होंने बताया कि किस तरह धरती सूरज के चक्कर काटती है और सूरज एक बहुत बड़ी गैलेक्सी के केंद्र के चक्कर लगाता है। उनका लेक्चर खत्म होने के बाद वहाँ बैठी एक बूढ़ी औरत खड़ी हो गई और कहने लगी कि तुम्हारी सारी बातें झूठ हैं। वो बोली कि असलियत तो ये है कि धरती एक प्लेट की तरह सीधी है और कछुए की पीठ पर रखी हुई है। ये सुनकर वैज्ञानिक मुस्कुराए और पूछा, आप ये बताइए कि वो कछुआ किस चीज पर खड़ा हुआ है जिसके ऊपर धरती रखी है? बुढ़िया ने जवाब दिया कि कछुए के नीचे बहुत सारे कछुए हैं जिन पर वो खड़ा है। आज के समय में अधिकतर लोगों को बूढ़ी औरत की बात एक मजाक लगेगी, लेकिन हमें ये क्यों लगता है कि हमें जो मालूम है वो सही है? हमें यूनिवर्स के बारे में क्या मालूम है और कैसे मालूम है? क्या यूनिवर्स की कोई शुरुआत है, और अगर है तो उससे पहले क्या था? वक्त की मिजाज क्या है और क्या ये कभी खत्म होगा? वक्त के साथ हुई तरक्की और नई तकनीकों की मदद से हमें कई पुराने सवालों के जवाब तो मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी कई बाकी हैं। हो सकता है कि अनसुलझे इन सवालों के जवाब हमारे लिए कभी इतनी आम बात हो जाए जितनी आम बात हमारे लिए धरती का सूरज के इर्द गिर्द घूमना है। ऐसा कब होगा ये तो केवल वक्त ही बता सकता है, लेकिन मानव की खोज जारी है। ईसा पूर्व सन 340 में ग्रीक फिलोसोफर अरस्तु ने ऑन द हेवंस नामक किताब लिखी थी। इस किताब में अरस्तु ने मजबूत तथ्य रखते हुए कहा था कि धरती असल में गोल है, लेकिन अरस्तु को लगता था कि धरती अपनी जगह पर टिकी हुई है तथा सूरज, चांद, सितारे और ग्रह धरती के चक्कर लगाते हैं। ईसा पूर्व दूसरी सदी में टॉलमी ने अरस्तु के इस विचार को आगे बढ़ाते हुए अंतरिक्ष का एक मॉडल तैयार किया। इस मॉडल में धरती को बीचों बीच रखा गया और उसके आसपास 8 चक्रों में सूरज, चांद, सितारे और 5 ग्रह धरती के चक्कर लगाते दिखाए गए थे। उस समय इंसानों को केवल मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न ग्रहों की ही जानकारी थी। टॉलमी के मॉडल में हालांकि कुछ खामियां थी, लेकिन इस मॉडल को लगभग सभी लोगों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। टॉलमी मॉडल को ईसाई चर्च के द्वारा भी मान्यता प्राप्त हो गई। टॉलमी के मॉडल में अंतिम चक्र सितारों का था और उसके आगे काफी जगह खाली छोड़ दी गई थी, जिससे चर्च को नर्क और स्वर्ग की जगह स्थापित करने की आजादी मिल गई। इस तरह टॉलमी का मॉडल ईसाई धार्मिक किताब का उल्लंघन भी नहीं कर रहा था। सैकड़ों साल बाद सन 1514 में एक पॉलिश पादरी निकोलास कोपरनिकस ने अंतरिक्ष का एक बेहतर और आसान मॉडल तैयार किया। हालांकि शुरुआत में कोपरनिकस ने चर्च द्वारा विधर्मी ठहराए जाने के डर से इस मॉडल को अज्ञात नाम से प्रकाशित किया। निकोलस कोपरनिकस का मानना था कि सूरज बीच में ठहरा हुआ है तथा धरती एवं अन्य ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। लगभग एक सदी बाद कोपरनिकस के इस विचार को गंभीरता से लिया गया। जर्मनी के वैज्ञानिक जोहानस केपलर और इटली के गैलीलियो गैलीली ने निकोलस कोपरनिकस के मॉडल को खुलेआम समर्थन देना शुरू कर दिया। सन 1609 में गैलीलियो गैलीली ने अंतरिक्ष को टेलीस्कोप की मदद से देखना शुरू किया, जिसका आविष्कार उन्होंने खुद ही किया था। गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप से जिस अंतरिक्ष को देखा, उसने अरस्तु और टॉलमी के उस मॉडल को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया, जो कहता था कि धरती अंतरिक्ष के मध्य स्थित है तथा सूरज, ग्रह, सितारे उसके चक्कर लगाते हैं। कोपरनिकस, गैलीलियो और जोहानस केपलर ने हमारे अंतरिक्ष की समझ को काफी हद तक बढ़ा दिया था, लेकिन अब भी उनके दावों को साबित करना मुश्किल था। इसी कड़ी में सन 1687 में आइजैक न्यूटन द्वारा प्रकाशित किताब फिलोसॉफी एंड नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। आइजैक न्यूटन की ये किताब फिजिक्स के इतिहास में प्रकाशित एक सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। न्यूटन की इस किताब में ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण के नियमों का जिक्र किया गया था। अपनी किताब में न्यूटन ने बताया था कि इस यूनिवर्स में मौजूद हर एक चीज दूसरी चीज को गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की बदौलत अपनी ओर आकर्षित करती है और गुरुत्वाकर्षण की शक्ति वस्तु के आकार पर निर्भर करती है। वस्तु का आकार जितना बड़ा होगा
उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति उतनी ही अधिक होगी। न्यूटन की थ्योरी की बदौलत ये साबित हो पाया कि किस तरह ग्रह सूरज के आसपास चक्कर लगाते समय अपने रास्तों पर बंधे रहते हैं। कोपरनिकस के मॉडल को स्वीकार किए जाने के कारण टॉलेमी पर लोगों का विश्वास खत्म हो गया। टॉलेमी के मॉडल के साथ ही इस बात को भी अस्वीकार कर दिया गया अंतरिक्ष की कोई प्राकृतिक सीमा है। हमारी यूनिवर्स की शुरुआत कब हुई, इस बात पर बहुत पहले से चर्चा होती आई है। यहूदी, मुस्लिम और ईसाई धर्म की कथाओं के अनुसार यूनिवर्स की शुरुआत एक नियत समय पर हुई थी और ये समय बहुत पुराना नहीं है। सेंट ऑगस्टीन ने अपनी किताब द सिटी ऑफ गॉड में यूनिवर्स को 5000 ईसा पूर्व पुराना माना। वहीं दूसरी ओर अरस्तु और अन्य ग्रीक फिलोसोफर यूनिवर्स की शुरुआत का कोई नियत समय नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि मानव जाति और उसके आसपास की चीजों का अस्तित्व हमेशा से रहा है और ये अस्तित्व आगे भी जारी रहेगा। यूनिवर्स की उत्पत्ति का क्या कोई नियमित समय है? यूनिवर्स की क्या कोई सीमा है? इन सवालों पर जर्मनी के फिलोसोफर इमैनुअल कैंट ने गहन अध्ययन किया। इमैनुअल कैंट ने अपने विचार सन 1781 में प्रकाशित किताब क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में जाहिर किए हैं। इस दौरान अधिकतर लोगों का मानना था कि यूनिवर्स अपनी जगह पर स्थिर है और उसके आकार में कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन सन 1929 में एडविन हबल ने एक ऐतिहासिक खोज की। एडविन हबल ने दर्ज किया कि जहां भी देखा जाए हमसे दूर मौजूद गैलेक्सियां लगातार और ज्यादा दूर होती जा रही हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उन्होंने देखा कि यूनिवर्स का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आज से 10-20 करोड़ वर्ष पहले ये सब वस्तुएं एक ही जगह पर मौजूद रही होंगी और जब ऐसा हुआ होगा तो उस समय यूनिवर्स का घनत्व असीमित हो गया होगा। इस खोज ने यूनिवर्स की शुरुआत के सवाल को साइंस के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया। एडविन हबल की शानदार खोज से वैज्ञानिकों को अंदाजा हुआ कि एक समय यूनिवर्स का घनत्व असीमित रहा होगा और उसका आकार असीमित रूप से छोटा। इस समय को वैज्ञानिकों ने बिग बैंग का नाम दिया। इस स्थिति में विज्ञान के सभी नियम ध्वस्त हो गए होंगे और आने वाले समय पर उनका कोई प्रभाव नहीं रह गया होगा, क्योंकि उन नियमों का आने वाला भविष्य पर कोई प्रभाव नहीं रहा तो उनको नजरअंदाज किया जा सकता है। इस प्रकार वैज्ञानिकों ने परिणाम निकाला कि समय की शुरुआत बिग बैंग के समय हुई। यूनिवर्स के बारे में बताने के लिए वैज्ञानिक आज के समय में दो आंशिक थ्योरियों का इस्तेमाल करते हैं। इन दो थ्योरियों का नाम है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति और यूनिवर्स में मौजूद बड़े आकार की संरचना को समझने में मदद करती है। दूसरी ओर क्वांटम मैकेनिक्स बेहद बारीक स्तर पर होने वाली प्रक्रियाओं को समझने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दुर्भाग्य से एक समय पर इन दोनों थियोरियों में से केवल एक ही सही साबित हो सकती है। आज के समय की फिजिक्स और इस किताब के मुख्य लक्ष्य में से एक इन दो थियोरियों को मिलाकर क्वांटम थ्योरी ऑफ क्वांटम का निर्माण करना है।